हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांक सर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन इन ज्योग्राफी क्लास में आपका आज टाइम से अपनी क्लास स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सॉइल प्रोफाइलिंग है, सॉइल प्रोफाइल है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, उसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि सर मृदा मृदा परिच्छेदिका होती क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा सॉइल प्रोफाइल डायग्राम एक दिख रहा है, इस डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ यहाँ से समझते चलते हैं। जो लोग इस लेक्चर को बाद में देख रहे होंगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो लोग इसको पेड बैच में देख रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। आइए यहाँ की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइलिंग की अगर बात किया जाए तो सॉइल मिट्टी मृदा होती क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सर मृदा की अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की अगर बात करते हैं तो मृदा क्या होती है, बनी है किससे, ये बनती है रॉक्स से। ठीक है, रॉक्स। अगर इसका पेरेंट्स पूछा जाता है, इसका पेरेंट क्या है, मतलब इसके माता पिता कौन होंगे, तो हम बोलेंगे चट्टाने हैं, ठीक है, या सैल होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, चट्टान या सैल, कहेंगे चट्टान होती है या सैल होती है। अब यहां से आता है कि सर ये चट्टान और सैल की अगर बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के भीतर उपस्थित चाहे आग्नेय सैल की अगर हम बात करते, इग्नियस रॉक की बात करें, और समय के साथ साथ क्या हुआ, जैसे इग्नियस रॉक टूटा फूटा, उसके बाद वो बन गया सेडिमेंट्री रॉक बन जाता, या औसादी चट्टान बन गया। और अगर उन औसादी चट्टानों की बात करें या सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें या इग्नियस रॉक की बात करें, या अगर हम बात करें जो कायांतरिक चट्टान है या रूपांतरित चट्टानें हैं, उनका भी रूपांतरण अगर हो जाता है तो चट्टानें तीन प्रकार की हमें देखने को मिलती है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर ये रॉक्स अगर हैं, बनी हैं, जो पृथ्वी की सतह पे रही हैं, तो हुआ क्या होगा, यहाँ पर इनमें बहुत सारे कारक जो रहे होंगे, इन पे जो कॉज रहे होंगे, इनको क्या किया होगा, तोड़ा फोड़ा होगा। ठीक है, तोड़ फोड़ करके क्या होगा, इन रॉक्स को यहाँ से ले जाके कहीं और शिफ्ट किया होगा। ठीक, शिफ्टिंग में हुआ क्या होगा कि मान लिया जाए कि इसके साथ यहाँ पे क्या हुई होगी, वर्षा हुई होगी, या सूर्य का ताप रहा होगा, या अगर देखा जाए तो वायु रही होगी। ठीक, इन सब के वजह से क्या हुआ, इसमें टूट फूट हुआ। और ठंड भी हम कह सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कारक हैं, वो देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी का क्या होता गया, जमाव होता गया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक जगह हमको सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलती है। अब सर अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर यहाँ से आप देख रहे हो कि लेयर हमें दिखाई देती है, इस वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़े बड़े बोल्डर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बेड रॉक्स दिखाई दे रही है, मतलब बड़े बड़े रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन बड़े बड़े रॉक्स के टूट फूट से भी यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े बड़े छोड़े इससे छोटे रॉक्स, और इससे छोटे रॉक्स से क्या हुआ, इनको कंकड़ पत्थर में कन्वर्ट हुए होंगे, और ये यहाँ पे जैसा कि मिट्टी का प्रोफाइल हम आज देखते हैं। और इसी के साथ यहाँ से लाए गए रॉक्स क्या हुए, इनके जमाव हुए हैं। अब हुआ क्या होगा, जब ये मिट्टी इस टाइप से रहा होगा रॉक्स, तो इसके ऊपर क्या हुआ, घास फूस आया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, घास फूस सूख गए होंगे किसी कारण से, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, एक मिट्टी की लेयर और आके जमा हुई होगी, और समय के साथ साथ क्या हुआ, ये मिट्टी जम गई। फिर क्या हुआ होगा, यहाँ भी क्या होगा, घास फूस हुआ होगा, यहाँ भी जानवर वानवर आए होंगे, फिर ये मृत हुए होंगे, फिर उसके ऊपर क्या हुआ मिट्टी का, फिर समय के साथ क्या हुआ, और ऐसे ही देख रहे हैं आज हमें ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस मृदा पे कोई और आ जाए, लेकिन लेयर वही रहनी है, लेयर वही रहेगी। ठीक है, समय के साथ अब जैसे ऊपर और जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, यहाँ की अगर हम बात करें, इसे हम बोलते हैं ह्यूमस और द ऑर्गेनिक। मतलब यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक एक करके अभी हम लोग क्या करें, इन सॉइल प्रोफाइलों की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल से आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप लोग यहाँ से कमेंट करते जाइएगा कि समय समझ में आ रहा है सबको, आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बस आपकी कमेंट मैं ले लूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस एक मिनट। और आप लोग को अभी मैंने आप लोग को जो वीजीएस क्लासेस की ने हम लोग ने एक वो बनाया, परीक्षा तंत्र बनाई है चैनल को। तो परीक्षा तंत्र चैनल के जो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है,
उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग विजिट कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस बहुत डालते रहता हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डालता रहता हूँ, उसको आप विजिट करते रहिए। तो जो टॉपिक आप पढ़ते चलेंगे उस टॉपिक से हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में डालता रहता हूँ, उसे भी आप वहाँ क्या करिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी लिंक आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो नीचे मिल जाएगी, और जो लाइव देख रहे हैं ऐसे, मैं उनको अभी सेंड कर दूंगा मैसेज के थ्रू, आप उसे क्या करिए ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ है इनका, ये मिट्टी का जो पूरा अगर देखें, ये जमीन जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी का जो पूरा हमारा जमीन है वो कैसे बना हुआ है। हाँ, पूरी क्या सभी सभी जगह जो जमीनें हैं, क्या सब जगह ऐसी प्रोफाइलिंग मिलती है क्या? तो जवाब है नहीं, सब जगह ऐसी प्रोफाइलें नहीं मिलती हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे ये प्रोफाइल नहीं होगी, कहीं कहीं आप देखेंगे ये प्रोफाइल नहीं होगी, मिसिंग होगा, और कहीं अभी यही प्रोफाइल हमें मिल रही, उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बंजर भूमि की बात करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर ये प्रोफाइल अवेलेबल ही ना हो, केवल यहाँ पे सी वाली अवेलेबल हो, ठीक है, कम उपजाऊ होगी। जैसे अगर आपके यहाँ जब खेत आप देखते हैं, उस खेत के ऊपर की अगर जमीन को हम क्या करें, खेत के ऊपर को हम खाली करवा दें, मतलब 1 आध 2 मीटर अगर हम खाली करवा दें और फिर उस पर हम क्या करें, किसानी करें, तो हमारी उतनी अच्छी उपज नहीं होगी। मिट्टी तो होगी, लेकिन मिट्टी में हम प्रोफाइल में कहाँ पहुंच जाएंगे, या तो बी लेयर पहुंच जाएंगे तो सी लेयर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बी सी लेयर इन कंपेयर टू ए, मतलब ए के कंपेयर में क्या होगा और ओ के कंपेयर में क्या होगा, कम उपजाऊ होगा, बहुत कम उपजाऊ होगा, ठीक है। इसलिए फिर क्या होती है, भूमि बंजर रह जाती है। तो जो बंजर जमीनें होती हैं उसमें प्रोफाइल ये वाली पूरी अवेलेबल नहीं होती है, और भी अलग कारण होते हैं, वो हम देखेंगे अभी बाद में, ठीक। आइए अब एक एक करके यहाँ से समझते चलते हैं, ठीक है। ये छोटी सी भूमिका है जो आप लोगों को मैंने बताई है, आप धीरे समझिएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आज थोड़ी क्लास अपनी लंबी होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 2 दिन से क्लास अपनी डिस्टर्ब हुई है, तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। इसको हम पूरा ख़त्म करना चाहेंगे, ख़त्म हो ये, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं, भारत की मृदा और मिट्टी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें भारतीय मृदा में, तो मृदा की हम बात करते हैं तो यहाँ से मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, और क्या देता है, पोषक तत्व देता है, जल देता है, और खनिज लवण, और ये हमें प्रदान करता है। ऑब्वियस है, हम जानते ही हैं कि अगर मिट्टी है तो पौधों क्या करेंगे, जो पौधे यहाँ पे होंगे और यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, ठीक है, जिसको बायो में हम जाइलम कहते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए बता दूं मैं, यहाँ से जाइलम होता है, जाइलम जो क्या करता है, जा से जाइलम, जा से जल, तो ये क्या करता है, मिट्टी से अपने क्या होता है, जल लेता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यह क्या होता है, मृदा मिट्टी सैलों के अपक्षय व विघटन से उत्पन्न भू पदार्थों, मलबा और विविध जैव सामग्रियों से क्या हुआ है, इसका ये मिश्रण होता है। अब मैंने अभी अभी बताया है कि जो मुख्य सैलें होती हैं, इनके सैलों के अपक्षय मतलब टूट फूट के कारण और विघटन के कारण, इसके अलावा देखिए भू पदार्थों, अलग अलग जो खनिज पदार्थ है उनके, और यहीं से अगर हम बात करें विविध प्रकार के जैव सामग्रियों की बात करें, चाहे हम आप हों, मिट्टी कहते नहीं, इंसान है मिट्टी है तो मिट्टी ही हो जाएगा, ठीक। तो जितने भी क्रीचर्स हमें दिखाई देते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे पेड़ पौधा, कोई जानवर, वो सब भी एक दिन मर के मिट्टी में ही मिल जाने हैं। तो उसको अगर हम देखें, हड्डियाँ वड्डियाँ हैं दुनिया भर की, क्या है, मिट्टी मिल जानी है। तो यहाँ पे विविध जैव सामग्रियाँ, पेड़ पौधे हैं उनके जो लकड़ियाँ हैं वो भी वहीं पे, और उसका हम बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर वो दब गई हैं बहुत सालों तक और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कोयले में निर्माण हो जाता है उसका, ठीक है। यही सब हमें क्या है दिखता है। आगे बात किया जाए, पौधों की वृद्धि सामान्यतः, ये हमें भी बात करेंगे, कल भी मैंने ऐसे ही कहा था कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो मानक है ये हम बाद में देखेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती, क्षारीय मृदा क्या होती, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मृदा होती क्या है। अब एक आता है टॉपिक यहाँ से, मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइलिंग, जैसा मैंने फिगर आप लोग को पीछे दिखाया था, वही हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सी से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे वाले से, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की तरफ चलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले हम बात करें पेरेंट की, इसके जो ऊपर की सबसे मिट्टी होगी वो क्या होगी, उसकी मम्मी पापा तो है ही हैं इनके ना ये, ठीक है। देखिए आगे समझिएगा अब यहाँ से, तो पहले हम सी लेयर की बात करते हैं। सर सी लेयर में हमको दिखेगा क्या क्या, सी लेयर की बात करते हैं। सीधे सीधे अगर बात किया जाए, यह स्तर मृदा परिच्छेदिका का सबसे निचला परत होता है। बहुत ज़्यादा इसमें हमको क्या करना है, कहते हैं कि
क्या कहते हैं, अगर हम मृदा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मृदा परिच्छेदिका अगर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी इंजीनियरिंग हमें नहीं करनी है। नॉर्मल थोड़ी थोड़ी चीज़ जान लेनी है अपने पेपर के लिए, बस इतना हमारे लिए बहुत है। ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग मत करिएगा कि मैं पूरा आज इसका सॉइल प्रोफाइल खोद खाद के देखूंगा देखूंगी। ठीक है। यह स्तर ए, अब यहाँ पे बात करें, बी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ए के नीचे ही होगा, ऑब्वियस है। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, यह भूमि के नीचे की मृदा है, ऑब्वियस है। चिकनी मिट्टी से बनी होती है, ऑब्वियस है। और तथा गाद द्वारा निर्मित होती है, गाद मतलब कीचड़ होता है। अब समझे यहाँ से, जब अगर हम बात करें यहाँ से, जब रॉक्स हमारा टूट टाट के यहाँ से आया होगा, और यहाँ पे अगर बात करें गड्ढे रहे होंगे जहाँ पर इस तरह से कंकड़ पत्थर इकट्ठा रहे, उसके ऊपर से ये पानी बह करके गया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिट्टी का जमाव हुआ होगा। ठीक, मिट्टी का जमा हुआ होगा। जैसे हम तराई एरिया की अब याद करें, जब हम लोग हिमालयन पर्वत पढ़ रहे थे उसके तराई एरिया की बात कर रहे थे, तो जो कंकड़ पत्थर रहे होंगे उसके ऊपर ऊपर जैसे कीचड़ नहीं समझाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मिट्टी, वो पानी हट गया होगा, सूख गई होगी, सूखने के बाद फिर मिट्टी कोई और आके वहां जमा हुई होगी, वही हम बात कर रहे हैं जो मिट्टी यहाँ पे जमा हुई है। ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। यह भूमि के नीचे की मृदा चिकनी मृदा एवं गाद द्वारा निर्मित होती है। इस स्तर के जल संचयन क्षेत्र में भी कहा जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना ये वाला क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप लोग कभी कोई नदी में नहाने जाइए, जैसे यहाँ पे ये क्लास आपकी प्रयागराज में है, और जब अभी छठ का पूजा था, तो यमुना यमुना जी के से पानी जब थोड़ा सा सूख करके आगे चली गई है, बहुत ज़्यादा कीचड़ था। ठीक है, लोग मतलब घुटने भर कीचड़ में जा जाके पूजा की है लेडीज़ों ने। ठीक, तो हटवाया भी गया, हटवा तो पहले साफ किया गया था, लेकिन क्या हुआ, नदी और घट के अंदर चली गई, तो अब उतनी जल्दी तो हटवाया जा सकता नहीं था, कीचड़ कहाँ तक ले जाएंगे। ठीक, तो वहां भी अगर देखें तो ऐसी कुछ मृदा ऐसे क्षेत्र रहा हो, अब वहां पे अगर वो सूख के चली गई नदी, अब दोबारा वहां नहीं आई, तो वो जो मिट्टी की लेयर रह गई उसके ऊपर और कोई मिट्टी आके जमा हो जाए, तो वो जो प्रोफाइल बन रही, वो हम बी लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दिए। फिर यह भूमि के नीचे मृदा चिकनी, ये हो गया। इस स्तर में इसके ऊपर स्तरों से निच्छालित खनिज पदार्थों, अब यहाँ समझिएगा निच्छालित पदार्थ का मतलब क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ मैं समझाऊं वो ध्यान समझिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड यहाँ जब आप समझते चलोगे तो आपको धीरे धीरे करके चीजें क्या होगी, समझ में आती जाएगी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम यहाँ से बात करते हैं सर, यहाँ से देखें, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर पौधों को आपने वाटरिंग दी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, पौधों को पानी दिया। ठीक, पानी आप देखते हो सूख करके कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। जब अगर हम बात करें वर्षा अगर हो रही है, यहाँ से वर्षा अगर हो रही है, तो भी पानी इसी पे आएगा, और सूख करके कहाँ जाता होगा, नीचे जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अब समझिएगा। तो यहाँ पर उपस्थित है ह्यूमस, यहाँ पे क्या है, उपस्थित है ह्यूमस, उपस्थित है। प्लस यहाँ पे देखें, अगर ये जमीन हमारी अगर कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, खाद भी डाल रखा है। ठीक, खाद के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर हमने क्या रखा, इसी की अगर हम बात करें मिट्टी की, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे लोहे के कण मिलते हैं, एल्युमिनियम के कण मिल जाते हैं, और अलग खनिज पदार्थों के भी क्या होते हैं, कण मिलते हैं। अब क्या है कि इनके साथ जो ये वर्षा का पानी है, इनके साथ ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं, घुल जाते हैं, घुल करके कहाँ चले जाते हैं, इसमें इस स्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक, इस स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसकी मोटाई काफ़ी है तो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, कुछ यहाँ भी अवेलेबल हो जाते हैं। बी का जो स्तर है वो कई स्तरों में बटा हुआ है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई स्तरों में बटा है, इसलिए हम बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अवेलेबल हो जाते, वही हम पढ़ रहे थे वहाँ से। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखें, जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से मृदा की, यहाँ से बी प्रोफाइल, बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके स्तर के ऊपर के स्तर को निच्छालित, इसी छन्नी की तरह छन के जो चले जाते नीचे, उसको हम ज्योग्राफी निच्छालन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें निच्छालित खनिज पदार्थों का संचयन भी होता है, ऑब्वियस है। इस स्तर में जल, खनिज पदार्थ, घुलनशील खनिज, लोहा, एल्युमिनियम और अन्य जैविक मिश्रणों का संग्रहण भी होता है। अब समझ में आ गया होगा कैसे होता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग ऊपर चलेंगे तो ए वाले में पहुंच जाएंगे। ए स्तर में अगर हम चल के देखेंगे यहाँ से, तो यह ओ स्तर के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे क्या, यह काले अथवा गहरे रंग का होता है। काले और गहरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कार्बनिक पदार्थों की होती है प्रचुरता। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने कभी गोबर का खाद देखा होगा गाँव में,
जब हम लोग गोबर की बात करते हैं और जैविक पदार्थों की बात करें तो उसको आप फेंकते जाइए। एग्जाम्पल मैंने कल भी लिया था, आज भी ले रहा हूँ। जैसे आप क्या करें, एक बहुत बड़ा सा टब ले लीजिए, बहुत बड़ा टब, मतलब इतना बड़ा नहीं, गमले के जैसा। उसमें क्या करिए, घर से जो निकले हुए खराब पदार्थ, एग्जाम्पल के तौर पर सब्जी के छिलके हो गए, रोटी के थोड़े बहुत टुकड़े हो गए, चायपत्ती होगी, आप उसे उसे फेंकते जाइए। आप देखेंगे 10 15 20 दिन बाद वो सड़ गल कर क्या हो जाएंगे, उसका कलर क्या होगा, डार्क हो जाएगा। ऐसे ही गोबर की खाद की बात करें, वो भी उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे अवेलेबल क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग कैसा है, गहरा होता है, गहरा रंग काला होता है। इस स्तर में खनिज पदार्थ अथवा जैविक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे क्या हो, खनिज पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं क्योंकि ये मिट्टी में पाया जा रहा है, और इसमें अगर देखें पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं और जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो भी मिल रहे हैं। और इसको खुदाई करेंगे तो उसमें केचुआ, छोटे छोटे कीड़े, ये सब भी दुनिया भर के मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, इसी में अगर देखें तो आपका चूहा बिल बनाकर रहता है, इसी में देखें सांप भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग जीव जंतु यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ बात करें, पौधों की अधिकांश जड़ें इसी स्तर में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग ओ लेयर की। जब ओ लेयर की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे ऊपरी स्तर है जो कि अभी निर्मित हो रही है, निर्माण ये कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। ये क्या है, ये सबसे ऊपरी स्तर जमीन का पाया जाता है। इसमें क्या होती है, ह्यूमस की प्रचुरता होती है और जैव सामग्री प्रचुरता होती है। जीव जंतु चला रेंगते रेंगते, मान लिया सांप है, केचुआ है, रेंग के मर गए तो वहीं रह गए, तो जीव जंतु के अवशेष रह गए। और जो पेड़ पौधों पेड़ पेड़ है, अगर पेड़ की पत्तियां और जो फसलें हैं उनकी जो क्या कहते हैं, पत्तियां सड़ी गली, सड़ गल कल के वो मिट्टी मिलती जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, तो वो ह्यूमस और यहाँ पे जैव सामग्री भी यहाँ पे ओ स्तर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर बात करें सर, इन दोनों लेयर में अगर हम कंपेयर करें, क्या इसमें खनिज ज़्यादा होगा, खनिज पदार्थ ज़्यादा होगा, कि इस वाले में खनिज पदार्थ ज़्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखें कि इसी ओ लेयर में यहाँ पे अगर वर्षा वर्षा ठीक ठाक हो रही है, वर्षा मिलती है, सबसे पहले वर्षा तो यहीं इसी पे आके मिलेगी ना, पानी इसी पे गिरेगा, तो यहाँ से क्या होगी, छन छन के जो खनिज पदार्थ होते हैं वो ए लेयर में ज़्यादा चले जाते हैं। तो अगर ओ लेयर की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा मिलता है। ठीक, खनिज की बात करें तो खनिज पदार्थ इसमें ज़्यादा मिलते हैं। ह्यूमस भी इसके साथ पिघल पिघल घुल घुल के इसके साथ अंदर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा कहाँ मिलेगी, वो स्तर मिलती है। ये डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि एक आध उल्टा सीधा क्वेश्चन थोड़ा क्या करता है, आप लोग से बन जाता है एक आध नंबर का, तो वहां भी आप फंस जाते हो। ठीक, चलें अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? एक बार बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे बात किया जाए थोड़ा सा। देखें, बात करते हैं हम लोग आगे। अब अगर आगे चल के देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब आता है कि सर मिट्टी के टाइप, मृदा की टाइप की अगर हम बात करते हैं, सर मृदा की टाइप होगी क्या, यहां से बात किया जाए। अब मृदा के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये हम आपने डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे साइंटिफिक या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। उन 8 वर्गों को हम यहाँ देखेंगे, लेकिन बहुत डिटेल नहीं देखना है, काम भर का पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, एक जलोढ़ मृदा है जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और यहीं पे अगर देखें एक काली मिट्टी है दूसरे नंबर पे, एक पीली मिट्टी है, और एक लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थली मिट्टी है, लवड़ी या क्षारीय मृदा है, या पीठ या जैविक मृदा है। इसी मिट्टी पीली मिट्टी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लाल या पीली। ठीक है, लाल या पीली मृदा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इतने प्रकार से इन मिट्टियों को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब एक एक करके हम इन मिट्टियों को देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को ले चलता हूँ एक मैप पर। यहाँ पे मैंने डाल रखा है, वो सबसे लास्ट में चला गया है। ठीक है, अगर है तो कहाँ गया देखते हैं, पहले मैं दिखा तो दूँ है कहाँ। सबसे पहले ये रहा। ठीक है, कलरफुल नहीं है, कलरफुल वाला लगाना था, लेकिन ये बेचारा कलरफुल ही था, लेकिन कन्वर्ट करने में बेचारा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। ठीक है, चले पहले यहाँ से समझते हैं। ठीक, मृदा की प्रोफाइलिंग में अगर हम यहाँ समझ गए तो हमें मिट्टी चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जैसे जैसे समझाया है आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, वैसे वैसे अगर आपने समझा होगा, मेरी क्लास को प्रॉपर किया होगा, तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज इसमें नहीं आएगी। समझिए पहले,
जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आप सब याद करें, तो यहाँ पे हमने बात करा है कि सर इस वाले एरिया में क्या है, आपने हमें पर्वत बताया था, हिमालय पर्वत के बारे में बताया था। और हिमालय पर्वत से जब हम लोग यहाँ से बात करे थे कि इधर से अगर निकलने वाली जो नदियाँ हैं, यहाँ से नदी की हम बात किए थे, जिनको चैप्टर क्लियर होगा समझ लीजिएगा, उसको एकदम आसान लगेगा। यहाँ से हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात किए थे, और यहाँ से आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से डेल्टा फॉर्म कर रही थी, और इधर से आती हुई अन्य नदियाँ हमको दिखी थी यहाँ से, और इसकी सहायक नदियाँ भी दिखी थी। गंगा नदी को मैं यहाँ से बना देता हूँ, मुझसे एक मिनट इरेज हो जाएगा क्या, एक मिनट फिर से बना देता हूँ मैं। गंगा नदी को यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र रिवर ये डेल्टा बनाती है, और इसी में हमने देखा था इसकी सहायक नदी भी आती है। इधर हमने देखा था सतलज नदी यहाँ से प्रवाहित होकर चली जाती है, इसमें और सहायक नदियाँ भी आकर मिल जाती हैं, सही बात है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी क्या है, इधर जमा हुआ है। तो अब अगर देखा जाए तो ये कलर, ये पार्ट दिखता है। फिर मैंने आप लोग को यहीं पे, आप याद करें, यहाँ से मैंने आप लोग एक पहाड़ी बताई थी, विंध्यन पहाड़ी बताई थी। विंध्यन पहाड़ी के बाद यहाँ पे मैंने एक नर्मदा रिवर बताई थी। फिर एक पहाड़ी मैंने आप लोग को यहाँ से क्या किया था, क्या कहते हैं, सतपुड़ा बताया था। सतपुड़ा के बाद मैंने एक तापी रिवर यहाँ से बताई थी, और इसी के बाद अगर हम देखें तो इधर हमें गोदावरी, फिर हमें यहाँ पे कृष्णा, फिर इधर हमें कावेरी, और भी नदियाँ हमें इधर देखने को छोटी मोटी मिल गई थी। तो अगर हम इन एरिया में जाते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे महानदी, ठीक है, इन एरिया में जाते हैं तो हमें डेल्टाई एरिया देखने को मिलते हैं। तो ये नदियाँ भी क्या करती हैं, अपने साथ साथ क्या करती हैं, मृदा का जमाव करती हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ पे हमें सबसे अधिक जलोढ़ मृदा दिखाई देती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा दिखाई देती है। तो सर केवल यही कहाँ कहाँ जलोढ़ मृदा होगी? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको क्लीन करके फिर से आपको बताऊं, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम कहाँ दिखाई देती है, उत्तर भारत वाले पार्ट में, हमें यहाँ से इस वाले पार्ट में दिखती है, ठीक है, जहाँ पे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। इधर अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र रिवर जा करके यहाँ से मिली है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर वाले जोन में हम देखते हैं, ठीक। हम पूरा जोन नहीं देखेंगे। और जब नदियाँ ला ला के अपने इस तटीय क्षेत्र में भी क्या करती हैं, यहाँ पे मिट्टी का जमाव करती है, तो यहाँ भी हमें क्या होता है, ये देखने को मिलती तटीय क्षेत्रों में, ठीक। अब सर ये वाली की अगर हम बात करें कि सर जब यहाँ से जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है? यहाँ की अगर थोड़ा सा जब इसको समझ लोगे ना, जब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में चल रही है फोटो, समझिएगा। यहाँ आपने कहा कि सर ये वाले पार्ट में तो आपने हमको हिमालय बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखें तो हिमालय पर्वत होगा, यहाँ से हिमालय, या पर्वतीय क्षेत्र होगा, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ वन मिलेंगे। तो इधर अगर हम देखें तो ये कश्मीर वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला, यहाँ वन मिलेगा। इधर अगर देखें तो ये कौन सा है, सिक्किम वाला पार्ट वन मिलेगा। इधर चले जाए तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट हमें मिल जाएगा, वन मिलेगा हमें। सही बात है कि नहीं? सही बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैंने आप लोग को बताया था कि इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ से पश्चिमी घाट है। लेकिन पश्चिमी घाट में अलग प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। कैसे? पहाड़ी क्षेत्र तो है, वन तो यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मृदा की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलती है, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी क्या होती है? लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का मतलब क्या हुआ समझिएगा, अभी हम इस पे एक पे आएंगे, ठीक है, लेटराइजेशन पे आएंगे। और एक हम बात कर रहे थे पहले काली मृदा की। काली मृदा की अगर हम बात करें तो याद करिए, यहाँ मैंने आप लोग को दक्कन ट्रैप पढ़ाया था, और दक्कन ट्रैप को मैंने बताया था कि इसका निर्माण जब भारत देश किधर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था, तो यहाँ पर कभी ज्वालामुखी के अवक्षेप भी हमें पाए गए थे। ये मैंने आप लोग को बाकायदा पिछले इसमें लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमें मिलती है काली मृदा मिलती है, काली मृदा, ठीक, काली मृदा मिलती है। और यहाँ मैंने अभी बात करी आपसे कि ये हमें क्या मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम ये। अब समझें, एक होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऐसे क्षेत्र में मिलती है जहां पर पानी की वर्षा अधिक हो और वहां पर पानी का जमाव अधिक हो, ठीक। तो सर ये क्या होती है, यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि जैसे ये लेयर की अगर हम बात करें, यहाँ से समझिएगा ध्यान से, मैं भी जो बता रहा हूँ आपको, तो क्योंकि एक एक चीज़ समझाना और उसके बाद फिर लिखवाना, वो उससे पढ़ना, वो तब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जब वर्षा होती है, पानी का जमा होता है, पानी का जमा होता है, होता क्या है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो इसके साथ, पानी के साथ घुल घुल कर क्या करते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। वो क्या होते हैं, इस स्तर से कहाँ चले गए, जमीन के नीचे। तो इसमें हो जाती है खनिज पदार्थों की कमी। यहाँ पे जो खनिज पदार्थ होंगे उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसी मृदा
जहाँ पे पानी जमाव अधिक होता है और पानी उसमें हमेशा बना रहता है, तो उसके आसपास की जो मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। और ये प्रोसेस जिससे क्या होती है कि खनिज पदार्थ इसके साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं उसको बोलते हैं लेटराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं लेटेराइट। तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती कहाँ है, तो पश्चिमी घाट पर आप जानते हैं कि जब मानसून की वर्षा होती है, ठीक है, अभी पढ़ाना है मानसून, तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, पानी का जमाव अधिक होता है। इसी तरह से आप देखें तो इधर साइड, हमारे साइड इधर असम साइड, इन सब में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मेघालय वाले साइड बारिश बहुत होती है, तो बीच बीच में यहाँ कहीं भी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो इधर भी हमें मिट्टी का जमाव कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, इधर बीच में भी कहीं मिट्टी का जमाव मिल जाता है। ऐसा है नहीं कि उत्तर ये राजस्थान वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में नहीं मिलता, यहाँ भी मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, वर्षा का पानी रुकता है। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि एक जगह कहीं मिलता हो पर्टिकुलर, ये बिखरे हुए हैं। ठीक है, बिखरे हुए जहाँ पर क्या होता है कि पानी का जमाव अधिक मात्रा में हो रहा होता है। कुछ क्षेत्र है निश्चित है, वो हम अभी देख लेंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आप लोग को आ गया होगा। फिर एक आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ऐसी मृदा हमें कहाँ देखने मिलेगी, सीधे सीधे बात है, हम लोग कहाँ मिल जाएगी, तो ये राजस्थान वाला पार्ट है वहाँ मिलेगी मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक करके यहाँ देखेंगे, जिसको हम शुष्क मृदा के नाम से जानते हैं। लेटराइट मृदा हमने देख लिया, काली मृदा देख लिया, अब एक आएगा अभी लाल मृदा और पीली मृदा। इसको आप इंतजार करिएगा, अभी मैं आप लोग को लाल मृदा और काली मृदा सब दिखाऊंगा होती क्या है, और इस मैप में भी बताऊंगा कि मैक्सिमम हमें ये क्षेत्र मिलती कहाँ कहाँ है। इसके विषय में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे जब ठीक से पढ़ते नहीं तो कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है तो आसान लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसको दिमाग में रखें, इसको मैप को, और आइए अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको पढ़ते चलते हैं तो चीज़ें आप लोग को समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं, अब सबसे पहले हमारे पास आता है जलोढ़ मृदा। चाहे हम जलोढ़ पढ़ लें, चाहे वन प्रदेश पढ़ लें, या हिमालय क्षेत्र की मृदा पढ़ लें, वो हमारे ऊपर है, या उसी को पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले नंबर पे यही हमने टाइप करवा के रखा है, तो पहले हम जलोढ़ मृदा ही देख लेते हैं। जब जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इसकी उत्पत्ति, निर्माण किससे हुआ। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से तीन बड़ी नदियां, जिसको हम सतलज बोलते हैं, जिसको गंगा बोलते हैं, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। अब दिमाग में आपके ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलज रिवर, गंगा रिवर चल रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपने क्लास देखी होगी तो चल रहा होगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरे सामने आप एक बुत बुत बन के और एक टीचर को एक्टिंग करते हुए देख रहे होंगे। ठीक है, वैशाली गौतम, आप नई स्टूडेंट हैं क्या? आप नई स्टूडेंट हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। फिर अगर देखें, और उनकी सहायक नदियों द्वारा कॉप कॉप मिट्टी लाए जाने और उत्तरी उत्तरी मैदान में जमा किए जाने से हुआ है। कॉप मतलब क्या होता है, कीचड़ युक्त जो मृदा होती है। ठीक है, ये अगर ये नदी है, सहायक नदी मतलब यहाँ पे जो कीचड़ जमा हो गया है, कीचड़, उन्हीं को हम बोलते हैं काप। ठीक है, यहाँ पे कॉप मिट्टी लाए जाने वाले उत्तरी मैदान में जमा की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। एक यह एक अच्छेत्री मिट्टी है, जो मिट्टी दूर प्रदेश से बहाकर लाई गई है और महीन कणों से बनी होती है। इसे जलोढ़ या लोएस मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे कॉप मृदा या कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कछार तो आप बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, बोले होंगे भैया इस कछार में अगर आप देखें, कछार में आप अगर देखें तो कहते हैं कि खरबूजे बहुत होते हैं, तरबूज बहुत होते हैं, धान की खेती बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, कछारी क्षेत्रों में तो क्या है, जो यहाँ से मिट्टी के किनारे, नदियों के किनारे जो मिट्टी का ये जमाव हुआ है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूर तक यहाँ, इन्हीं को जलोढ़ मृदा और इन्हीं कछार बोलते हैं। इन्हीं मिट्टी के जमाव को हम बोलते हैं काप मृदा बोल नाम से जानते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात कर लेते हैं एक एक करके, तो यहाँ तक कणों के आकार एवं आयु के आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने इसको आराम से पढ़ाया हुआ था। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी तो अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसमें डिटेल से हम पढ़ रहे थे तब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कणों के आधार पर इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक को हम खादर बोलते हैं और एक को हम बांगर के नाम से जानते हैं। एक को हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांदर के नाम नहीं, नहीं तो बंदर कर लो, यहाँ तो बांदर नहीं है। ठीक है, बांदर।
और एक है खादर। खादर का के देखा है, के, और यहाँ पे बी बताया था मैंने। अल्फ़ाबेट्स में अगर बी पहले आता है तो इसका मतलब ये पुरानी है, ठीक है। और अगर हम खादर की बात करें वो क्या है, नवीन मृदा होती है। जैसे यहाँ से अगर बात करें कि ये नदी अगर फ्लो हो रही थी, अभी अभी बाढ़ आई और मिट्टी क्या हुआ यहाँ पर जमा हो गई। अब एक साल बाद ही बाढ़ आनी है, बारिश वारिश जब होगी, तो यहाँ जो मिट्टी का जमा हुआ है उसे हम खादर कहते हैं। और बहुत साल पहले यहाँ कभी इसके क्षेत्रों में क्या कहते हैं, नदी बहती थी, ठीक है। बहुत साल पहले यहाँ पे नदी क्या होती थी, बहा करती थी, और नदियों के बहने के कारण कहीं दूर यहाँ पे मिट्टी जमा हुई थी। अब क्या हुआ, इधर तटबंध बन गए, इधर तटबंध बन गया और इधर तटबंध बन गया, नदी अब यहीं बहती, इधर नहीं जा पाती, तो इधर जो मिट्टी का जमाव है उसको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और किसान लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। किस वाले, खादर क्षेत्र में, ठीक। ये जो आप क्लास देख रहे हो ये भी प्रयागराज में है, तो ये कहाँ पर, ये भी उसी क्षेत्र में बना है, डेल्टाई क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र तो नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन नदी के तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ, इसका निर्माण रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को खादर बांगर। आगे देखा जाए, अभी इसमें इसमें जो भी स्टूडेंट हैं, क्या आप क्लास में प्रेजेंट हैं कि लगा के आप लोग केवल चले गए हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पोटास मतलब पोटेशियम, और चूना इसमें क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, पहली बात तो। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजनिक तत्व और जैविक पदार्थों, ह्यूमस की कमी होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसी मिट्टी जो बहुत उपजाऊ है लेकिन इन सब की कमी कैसे होती है? अरे भाई, जो नदी होती है, नदी फ्लो करती होती चली जाती है और अपने साथ जो ये पदार्थ होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, इनको बहा करके चले जाते हैं, ठीक है। पीछे छोड़ जाती मिट्टी, और मिट्टी में इनकी होती है कमी, ठीक। क्यों नहीं मिलते, अब समझ में आया। पोटास और चूना अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अन्य मृदाओं की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता अधिक होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है, और पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें क्या होती, खनिज की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है। मैंने बताया आप लोग से कि रॉक से बनी है, और रॉक मतलब क्या होता है, अगर हम चट्टान की बात करते हैं तो उसके डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है। जो खनिजों का समन्वयन होता है, उससे चट्टान बनती है, चट्टान की परिभाषा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चट्टान चट्टान से ही बनी है, तो अब उसी से तोड़ फोड़ के उसको ला रही है, तो वहाँ पे क्या होती है, खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें हमने ये पॉइंट देख लिए हैं, अन्य मृदाओं की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में गहन खेती की जाती है, ठीक है। मतलब गहन खेती क्या होती है, मतलब कि यहाँ से एक जो ये क्षेत्र है, इसमें क्या होती है, उत्पादकता इस क्षेत्र की अधिक होती है अन्य क्षेत्रों की कंपेयर में, उसी को हम बोलते हैं गहन खेती, ठीक। बलुई बलुई दोमट मिट्टी की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है, तथा चिकनी जलोढ़ मृदा में जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि दो तरह की अगर हमें मिट्टी मिलती है, जिसमें बड़े कण हो और बलुई टाइप की हो। बालू में आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और जब धूप आएगी तो पानी जल्दी सूख जाएगा। अब पानी जब उस पर डालेंगे तो जैसे इसमें आप क्या करिए, हथेली में क्या करिए, बालू ले लीजिए, ऊपर से दो दो चार बूंद उस पर टपकवाएंगे तो आपके हाथ में जा करके आप फील करेंगे कि पानी नीचे तक आ गया है, ठीक है। लेकिन वही मिट्टी आप ले लीजिए, मिट्टी में जब पानी डालेंगे दो चार बूंद तो वो सूख जाएगी, सोख लेगी, ठीक है। अगर बलुई से बनी है तो बलुई पानी होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक, बड़े कण होते हैं, पानी को अंदर जाने देती है, ठीक। लेकिन वही छोटे छोटे कण से बनी होती है, छोटे छोटे कण से बनी होती है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो उसके कण आपस में पास पास होते हैं और वो एक लेयर बना लेते हैं। जब पानी उस पर डलता है तो पानी अंदर के लेयर में नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की बात करें, दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। वो क्यों कम होती है, अभी मैं बता दिया उसका मतलब। चिकनी जलोढ़ मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि उसमें क्या होते हैं, कण इसके बारीक होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इसकी बात अगर हम आगे चलें, यहाँ से थोड़ा सा और देखा जाए, यहीं से अगर डियर स्टूडेंट्स हम आगे देखें, ठीक है, इसमें यहाँ से इसकी बात करते हैं, इसका रंग हल्के धूसर धूसर से राख धूसर जैसा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग गमला उमला में अपने पौधे लगाते हैं तो जो कलर आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। हाँ, ये क्लास जो है वो प्रयागराज में ही चल रही है कंचन जी। आप भी क्या प्रयागराज की ही हैं क्या?
चलिए आगे देखिए। प्रयागराज है, और कुंभ मेले में बहुत परेशान हुए हम लोग, लेकिन अच्छी बात है परेशान तो सही बताए हुए थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई यहाँ पे। और अभी फिर वो आ रहा है, माघ मेला आ रहा है। ठीक है, माघ मतलब क्या, कि दिसंबर में और जनवरी में यहाँ से नहान स्टार्ट हो जाता है ठंडियों में। ठीक है, कल्पवासी आपने सुना होगा, कल्पवास करते हैं। ठीक, और ठंडियों में नहाते नहाते बहाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग नहान पे यहाँ भीड़ लगी रहती है। आइए, और फिर हम लोग को आने जाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, देखें, गंगा के मैदानी भागों में इसकी गहराई लगभग इतना, गहराई वहराई हमें नहीं देखनी है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि सर देखो, ध्यान देना, क्या पढ़ना है सर, मिट्टी, जलोढ़ मृदा हमने पढ़ा, जलोढ़ मृदा में पाए क्या जाते हैं उसे हमें देखना है, और इसमें पैदा क्या होता है ये हमें देखना है। ये दिमाग में ना रखिएगा आप लोग। तो इसमें मुख्यतः आप सब जानते हो, गेहूं खाते हो खूब, गन्ना रस पीते हो खूब, जौ खाते हो, दालें खाते ही हैं, तिलहन खूब होता है, जूट भी होता है। याद करिए, वेस्ट बंगाल और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम उत्पादित करते हैं जूट, और फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं है, गन्ना है, जौ है, दालें हैं, तिलहन है, जूट है। गलती से चावल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, अच्छा आप वाराणसी से हैं, गुड। फिलहाल गंगा जी यहीं से प्रवाहित होकर वहां तक जाती हैं, और इस इंटरनेट ने क्या किया, सब लोग को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चाहे आप प्रयागराज के हों, चाहे वाराणसी के हों, चाहे कोई राजस्थान से क्लास देख रहा हो, सब एक एक ही प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो कहा जाए इंटरनेट और क्लासेस भी क्या होती है, एक संगम ही तो है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल में विस्तार कहाँ कहाँ पाई जाती होगी, तो यह भारत के सर्वाधिक, अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि केवल अपने गंगा यमुना का और डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ भी तो है डेल्टाई क्षेत्र, तो यहाँ भी जलोढ़ मृदा मिलती है, और जो गंगा रिवर है वह तो मिलता ही है उत्तर भारत में। अब उत्तर भारत देखो, मिट्टी, अगर मिट्टी मिल रही है, मृदा मिल रही है, और मृदा किसी भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, उसकी विशेषता है, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की क्या है, ये भौगोलिक विशेषता है। और भौगोलिक विशेषताओं से ही वहाँ की जो जनता होती है, उसका जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो भी वैसा ही होता है। ठीक, और जैसी जनता होती है, वहाँ की पॉलिटिक्स भी वैसे ही होती है, और जैसी पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ की सरकार भी वैसी ही होती है, और लोगों का उसके प्रति सरकार, और सरकार के प्रति टारगेट जनता, ठीक है, भी वैसी होती है। और वहां को देखते हुए जो उत्पादन होता है, लोग का माइंडसेट वैसे होता है। देखो 5 मिनट में अभी ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आप ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना कि सर आप ये जो बता रहे हो कि मृदा हम पढ़ रहे हैं, तो मृदा पढ़ते हुए किसी क्षेत्र का, इसीलिए जब आप देखेंगे कि जब यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं या आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा क्यों गया होगा, आप सोचिए पहले इस चीज़ को, कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा क्यों गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर ये हम पढ़ रहे हैं जो, देखो थोड़ा डिटेल्स मैं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब बात आई है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब एग्ज़ाम पास करें तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें कि सर यहाँ यहाँ पे देखो मिट्टी पाई जाए, जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जा रही, और पूरे विश्व, पूरे भारत में सबसे अधिक इधर मिलता है, और मोस्ट उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल होगी तो क्या होगा, कृषि कृषि अधिक होगी, कृषि अधिक होगी, खाने वाले लोग क्या होंगे, अधिक होंगे, लोग अधिक होंगे। अब समझते चलना, ठीक है, समझते चलना, लोग अधिक होंगे तो लोगों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, खूब आ जाएंगे लोग, लो भैया आ गए। तो अब याद करिए, जब जनगणना होती है, देखो इससे सबसे कनेक्ट हो जाता है, जब जनगणना होती है तो पूरे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसकी है, यूपी। फिर सर इसके बगल में कौन है, बिहार। अभी आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ तो एमपी वो है, महाराष्ट्र, हाँ अभी है, बताता हूँ कैसे। फिर क्या है, ये वेस्ट बंगाल। ये जनगणना है 2001 की, अगर हम बात करें उसके अनुसार। लेकिन सेकंड नंबर पे लोग क्या हुआ, काम की तलाश में कहाँ पहुंच गए, काम की तलाश में पहुंच गए महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात वाले पार्ट में।
तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन इसकी वजह से दूसरे नंबर पे आ जाती है महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ये हो जाती है। अब चलो, अगर हमारे यहाँ क्या होगी, पॉपुलेशन अगर अधिक हो जाएगी तो क्या कंपटीशन अधिक नहीं बढ़ेगा? और कृषि प्रधान क्षेत्र है, जब कृषि प्रधान क्षेत्र होगा तो वहां पर इंडस्ट्री क्या होगी, क्योंकि परिवार बटे हैं ना, तो इंडस्ट्री कहाँ से लगाओगे, मार्केट है ही नहीं, सब गांव वाले हैं। ठीक है, बनारस में आप देख लीजिए कितनी इंडस्ट्री लगी होगी। ठीक, इंडस्ट्री नहीं होगी। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या कंपटीशन अधिक होगा? हाँ सर, यहाँ पे कंपटीशन अधिक होगा, यहाँ पे प्रतियोगिता क्या होगी, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या होगी, अधिक होगी। किस चीज पे अधिक होगी? किसान लोग हैं तो पढ़े लिखे क्या होंगे, कम होंगे, तो माइंड भी वैसा ही होगा, प्रतियोगिता होगी। एक घर में खाने पीने खूब ढेर सारी चीजें हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी इस क्षेत्र की अधिक हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने पीने की सुविधा उपस्थित है, उपस्थित सुविधाएं हैं, तो लोग क्या करेंगे, बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, किसान खेतों में काम करने के लिए बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन अधिक, तो उनके बीच क्या होगी, प्रतियोगिता होगी। अब जब बच्चे ज़्यादा हैं घर में, तो फिर पढ़ाई जब करानी होगी तो लड़के को तो पढ़ा देंगे, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम गर्ल्स के क्राइम रेट की बात करें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से गर्ल्स क्राइम रेट की बात करते हैं, क्राइम रेट, गर्ल्स क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो उसका क्या दिक्कत है, क्राइम रेट यहाँ पे सबसे अधिक होगा। ठीक, क्राइम रेट अधिक होगा, और उनके जो सामाजिक स्तर स्तर है, जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई है और उनका विकास है, यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होगा, कम होगा। तो आप एक भूगोल को पढ़ करके, एक भूगोल को पढ़ करके, मिट्टी को जान करके आप उस क्षेत्र के विकास के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक, या उस भूगोल को, उसके भूगोल को और भी कारक उसको देख करके आप उस क्षेत्र के माइंडसेट को जान सकते हैं। इसलिए जब आप कभी देखते होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, आईएएस ऑफिसर, उसके उसको जो कहीं भी उसकी पोस्टिंग कर दी जाती पूरे भारत में कहीं भी, उत्तर भारत का है, पता चला नागालैंड भेज दिया, नागालैंड वाले को यहाँ पे भेज दिया है, आंध्र प्रदेश में, लैंग्वेज हम नहीं जानते उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ भेज दिया कि जाओ संभालो। तो वहाँ जा करके हमको माइंडसेट क्या होता है, वहाँ पे भूगोल हमें पता होता है कि सामने वाले का माइंडसेट क्या होगा। फिर चाहिए हमें एक ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट कर देगा कि भाई क्या चीज़ें हैं, समझा देगा चीज़ें। तो ये समझ में आई। मृदा, मृदा से हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक, आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पे थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि केवल हम पढ़ें, परीक्षा पास करें और आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा अगर हम दिमाग भी अगर लगाएं कि हमें कोई चीज़ पढ़ाई क्यों जाती होगी, तो ये भी चीज़ें एक कारण होती है। ठीक है, पढ़ाने का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल के विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा, और कोई मिट्टी थी शायद हम लोग पढ़ रहे थे, बस इतना हमें जानना है, बहुत क्षेत्रफल पर नहीं जानना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देख लिया, ये सब देख करके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाल और पीली मृदा की हम बात करने जा रहे हैं कि लाल और पीली मृदा सर होती क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लाल और पीली मृदा की अगर बात किया जाए तो ऐसे क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि लाल और पीली मृदा होती क्या है, जब मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, जब आयरन के कण, ठीक है, इसमें लोहे के कण, ठीक है, आयरन के कण और एल्युमिनियम के कण उपस्थित हैं, ज़्यादातर लोहे के कण की अगर हम बात करें उपस्थित है, तो होता क्या है, जब वर्षा होती है, वर्षा होती है और जब पानी इस पे यहाँ पे इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो जो लोहा होता है, लोहा और प्लस यहाँ पे अगर देखें जल, मिल करके क्या बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंग, जंग लग जाती है। ठीक है, जंग मतलब वो लड़ने वाला नहीं, जिसको हम मूर्छा बोलते हैं। ठीक है, लग जाता है। ये कैसा होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, जो जंग लग जाता है। अब ऐसे ही देखें तो लोहा और जल छोटे छोटे कण हैं, तो ये पानी में क्या होंगे, घुलेंगे। पानी में अगर घुलते हैं तो उनका कलर मिट्टी कैसा हो जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल कर सकते हो, एग्जाम्पल घर पे आप क्या करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें कील डाल दीजिए और कील को एक दो दिन रखे रहने दीजिए, देखेंगे पानी कलर जो होगा ना वो ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, जो मिट्टी होगी, यहाँ समझिए एक मिनट, यहाँ पे अगर धीरे धीरे की बात किया जाए इस टाइप से, तो क्या होगा, ये लोहे के कण है, फिर ये मिट्टी, पानी कहाँ होगा, वो अंदर चला जाएगा, और जो पीलापन है मिट्टी के साथ वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, लाल और पीली मिट्टी बचेगी। ठीक,
तो सर ये एरिया, ये अब समझ में आपको आ गया होगा कि लाल और पीली मिट्टी मिलती कहाँ है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी जा जा के रुकता हो और वहाँ पे लोहे के कण पाए जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लाल मृदा देखने को मिल जाएगी, पीली मिट्टी देखने मिल जाएगी। तो सर ये क्षेत्र हमें देखने कहाँ मिलेगा, तो ये क्षेत्र हमें देखने कहाँ मिलेगा, यही वाला मैंने आप लोग रोका हुआ था, और वो क्षेत्र मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बोला था। तो ये क्षेत्र डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने यहाँ पे बताया। अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ से देखें तो ये वाला अगर पार्ट आप देखें तो ये काली मिट्टी थी, ठीक है, काली मिट्टी। अब जो क्षेत्र मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरे कलर से, मान लीजिए हम लोग इस कलर देख रहे हैं, तो ये क्षेत्र अगर आप देखें तो ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ से कुछ डेल्टाई क्षेत्रों में यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा भी दिखेगी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपको जलोढ़ मृदा भी दिखेगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जिसको मैंने आपको इस कलर से बनाया हुआ है, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये ठीक, ये पूरा क्षेत्र आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ से ये लाल और पीली मृदा दिखती है। इधर भी हमें लाल और पीली मृदा देखने मिल जाती है इस वाले क्षेत्र में भारत के, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। तो अन्य क्षेत्रों की अगर बात किया जाए, बस यहाँ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लाल और पीली मिट्टी देखें तो आप बृहद क्षेत्र देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा बृहद क्षेत्र ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, इसका भी क्या है, बृहद क्षेत्र है, ठीक है, तीनों की बात किया जाए। तो दूसरे नंबर पे हम किसको देखने जा रहे हैं, लाल मृदा को देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए भाई देखा जाए। कहते हैं मिट्टी ही तो है पर इम्पॉर्टेंट होती है, मिट्टी ना हो तो सब आदमी क्या करें, खाना पीना भूल जाएंगे, कहाँ से होगी कृषि। उत्पत्ति, ये मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट, अग्नित और नीस चट्टानों से हुई है। ऐसे चट्टानें नहीं होंगी टूट फूट के, क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ है, ठीक, फिर ये जमा हो गई यहाँ पे, इसमें लोहे कल पाए जाते हैं। अब जो चट्टानें हैं, कौन सी, ग्रेनाइट हो गई और नीस चट्टानें, रूपांतरित, इनका रूपांतरण हो गया नीस चट्टानों में। चट्टानों के टूट फूट के कारण बनी है। लोहे के ऑक्साइड इससे मिलते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा। जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो वहां भी तो उसका मिट्टी का धूल है वो लाल कलर का है, और उसे रेड जाइंट के नाम से जानते हैं। तो वहां भी क्या है, उसके जो धूल कण मिलते हैं, जो उसकी सतह है, वहां लोहे के कण बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए, इसी का एक मिलने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। जब इस पे यहाँ पे जल मिला दे, जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। इनमें मूल चट्टान चॉकलेटी रंग के खनिज, ये तो छोड़ दीजिए सब दुनिया भर का कि मूल चट्टान किस कौन से रंग के दिखाई देंगे, फला फला, ये बस हमें क्या जानना था कि पीली दिखाई देती है और लाल होती, बस। अब इसकी विशेषता की बात करें। अब विशेषता की बात किया जाए, जहाँ पे लोहा वहा मिलेगा वहाँ पे क्या मिट्टी उपजाऊ होगी, क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। किसके कंपेयर में, जो अभी हम लोग देख के आए हैं जलोढ़ मृदा के कंपेयर में, ठीक। आइए देखें, अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण इसमें गहराई, कणों की संरचना और उर्वरता शक्ति भिन्न भिन्न पाई जाती है, ठीक। ये मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है, अतः यह शुष्क एवं ऊंचे मैदानों में यह उपजाऊ नहीं होती है। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, यह उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टी स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। से अम्लीय क्षारी क्या होती है, अम्लीय क्षारी भाई देखें, जब आप लोग क्या करते हो, अम्ल कहीं देखा है, अम्ल कहीं देखा है, क्षार कहीं देखा है, ठीक है। तो सबसे बेटर आपको देखने मिल जाएगा, जब आप नींबू नींबू लेते हैं, सिरका लेते हैं, सिरका उरका खाते हैं ना, तो वो होता है अम्ल होता है, ठीक। और क्षार की बात करते हैं, वो ऐसे नहीं देखने मिलेगा, लेकिन निरमा पाउडर हो गया, साबुन हो गया, उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा क्षारी प्रकृति की होती है, ठीक। तो यहाँ देखें, इसकी हम बात करें तो सर इसको चखने पे खट्टी लगेगी, करने मत लगना फालतू में, ठीक है। ये कैसे होगा, अम्लीय प्रकृति की होती है। आगे देखिए, बस इतना याद रखना है कि लाल रंग की मिट्टी जो होती है, पीली रंग की जो मिट्टी होती है, पीली, और अगर हम लाल की बात करें तो कैसी है, ये अम्लीय है, अम्लीय है, ठीक है। ला से लाल होता है, अम्लीय है, ठीक, प्रकृति की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के अंश कम होते हैं। जैसा कि हम लोग ने बात किया था जलोढ़ मृदा में, तो जलोढ़ मृदा से इसमें और भी कम क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, ठीक। आगे देखा जाए, सर इसके आगे देखें,
इसके आगे अगर हम देखते हैं यहाँ से फिर बात करें, और यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में कपा, अब देखें भाई उधर तो नहीं हो पाया उतना ज्यादा, मतलब उपजाऊ तो कम है। अब यहाँ पैदा क्या करेंगे सर, यहाँ कपास को उगा दीजिए। अब ऐसा तो नहीं गेहूं गेहूं धान नहीं उगता होगा, लेकिन जलोढ़ मृदा के कंपेयर में यहाँ पे गेहूं चावल कम होते हैं, ठीक याद रखिएगा। अलसी, आलू, दालें एवं मोटे अनाज, खासकर क्या मोटे अनाज हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम पैदा करते हैं, ठीक है याद रहेगा। ठीक है चले, अब बात करते हैं सर इसका क्षेत्रफल हमें देखने को कहाँ मिले, कहाँ कहाँ विस्तारित होती है ये। तो इसके जब हम विस्तार की बात करते हैं ये परसेंटेज भूल जाइए। हाँ, यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जैसा कि अभी मैंने मैप में आपको दिखाया। फिर यहाँ बात करें सर प्रायद्वीपीय भारत में, तो यहाँ मैंने आपको कहा तमिलनाडु में, फिर कहा मध्य प्रदेश में, फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश मतलब इधर बुंदेलखंड साइड, ठीक है इन सब में। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार हो गया, मेघालय में पाई जाती है। तो ये सब समझ में आई होगी आप लोग को। ठीक, आगे देखा जाए अन्य जगहों में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, कर्नाटक में कुछ भागों में पाई जाती है। जब दिमाग में अगर मैप रहेगा जो अभी पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है, तब आप क्या होगा वो धीरे आपके दिमाग में रहा तो आपके ये जो क्षेत्र हैं वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपको आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चला जाए, यहाँ से आगे चलते हैं और फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब हम काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी अपने नाम से लग रही है सर काली काली होगी, हाँ भाई बिल्कुल काली होगी। जब मैं एमपी जा रहा था और मैं उज्जैन जा रहा था, तो वहाँ पे जाते हुए जब उज्जैन जाते हुए जब मैं ट्रेन में दिन में बैठा था, तो जो मिट्टी थी वो जो किसान लोग थे अपनी हल चला रहे थे, तो दूर से देखा, मैंने कहा यार ये मिट्टी में लगता है वो डाला गया है, गोबर के खाद डाले गए हैं। पर काफ़ी किलोमीटर तक ऐसे ही चलता रहा, ऐसे चलता रहा, मैंने कहा नहीं, मुझे याद है अच्छा अच्छा यहाँ की जो मिट्टी ही वो काली है और बकायदा काली होती है वो, मुझे लगा थोड़ी बहुत अगर जो रंग होगा वो काला होगा, लेकिन बकायदा काली होती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगर बात करें उत्पत्ति या मिट्टी ज्वालामुखी, अब याद आ रहा होगा ज्वालामुखी वाली प्रक्रिया में, इस वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि दरारी उद्भेदन से निकलने वाले पैठिक लावा के जमाव से हुआ है। इसका निर्माण बेसाल्टिक, अभी हमने जब लाल मृदा की बात करी थी तो वो किससे बना था, ग्रेनाइट चट्टान से बना था, ग्रेनाइट। सर ग्रेनाइट चट्टान, हाँ ठीक है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप साइंस से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिखेगा, जो क्षार होता है, थोड़ा सा आप क्या करिए, वाइट कलर का जो आपका रुमाल है, ये रुमाल भी मत लीजिए, इस पे हल्दी ले लीजिए, साबुन या आपके पास क्या होगा निरमा पाउडर थोड़ा सा ले लीजिए, और उसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करिए, देखेंगे वो भी क्या होगा, पीले कलर से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तब भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चले आगे आइए, लावा के जमाव अब देखें समझिएगा। मैंने कहा कि पिछला वाले के लाल मिट्टी की बात किया था, मैंने कहा ग्रेनाइट चट्टान से बना है। ग्रेनाइट चट्टान सर हम सुने हैं, हाँ भाई, जब किचन में हम लोग पत्थर लगवाते हैं वही ग्रेनाइट चट्टाने हैं। और यहाँ कौन सी है, ये बसाल्टिक चट्टानों से बना है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो चट्टान जो निकला लावा वो बसाल्टिक होता है, तो बसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। अब जब बसाल्टिक चट्टानों से पदार्थों के विखंडन से हुआ है, अतः ये चिकनी लावा प्रधान उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये क्या होती, उपजाऊ होती। और अच्छी बात यह है कि ये मिट्टी में क्या होती है, इस तरह से मिट्टी में क्या होती है, जब ये सूख जाती है इस तरह दरारें पड़ जाती है। देखा होगा आपने कभी, न्यूज़पेपर वाले छापे उपे रहते हैं कि किसान बैठा है, हाय तौबा करके यहाँ पे बैठा होता है, और उसका जो किसान का जो खेत है वो पीछे बनाए रहते हैं इन लोग, पूरा चिहरा गई है और बारिश नहीं हो रही है, वैसी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और अच्छी बात यह जब ये बारिश होती है तो ये अपने अंदर जो ह्यूमस होता है, सॉरी अपने अंदर जो नमी होती है, नमी होल्ड करके रखती है, और बहुत चिपचिपी होती है। जैसे आटा आप गूंथते हैं ना, हाथ में चपक जाता है, वैसे ही क्या होता है, ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चपक जाएगी। ठीक है, गीली होने पे। ठीक, तो ऐसी होती मिट्टी है। आगे आइए,
तो ये क्या होती है, चिकनी होती है, लावा प्रधान होती है, समझ में आ गया होगा। विशेषता क्या है, इसका रंग गहरा काला होता है, सब जानते हैं। कणों की बनावट घनी एवं महीन होती है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ह्यूमस की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा, लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटिटाइट योगी उपस्थित कारण, कुल मिला के ये सब छोड़िए, जानिएगा कि सर इसमें ह्यूमस, ह्यूमस बता ही चुका हूँ, जो जैविक पदार्थ, वो एल्युमिनियम कण, लोहे कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर सर अगर पानी उनी होल्ड करके रखेगा उपजाऊ भी होगी, तो यहाँ इसका मतलब है कृषि ठीक ठाक होनी चाहिए। आइए इसकी विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, अभी बताया। चिकनी होने का जल के सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल लिया आप लोग को। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, लोहा की मात्रा पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, जीवाश्म, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है लेकिन अच्छी खासी मात्रा मिलती है। ठीक है, आगे देखें। पठारी ढालों पर यह कम उपजाऊ होती है। पठारी ढाल ऐसे समझें, ढाल पे जब यहाँ पानी नहीं रुकेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पानी जल्दी बह चला जाएगा, तो पठारी क्षेत्रों में यहाँ ऑब्वियस है कम उपजाऊ होनी है। ठीक है, कम उपजाऊ होती है। इसमें गेहूं, अब देखें क्या क्या पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, कपास पैदा होता है, गन्ना पैदा होता है, केला, ज्वार, चावल, तंबाकू, ठीक है, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और फल सब्जियां आदि पैदा होते हैं। ठीक, यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। क्षेत्रीय मिट्टी ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से जब अगर नदी बहकर हमारी तरफ आ रही होती, जैसे पर्वत से बह के आती है, जैसे ये अगर आप देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये क्लास आपकी प्रयागराज में है और हम यहाँ पर दो नदियों के संगम पे हैं। जब यहाँ पे हम गंगा नदी की तरफ जाते हैं, इसके जो बालू मिलती है वो बहुत महीन और थोड़ी ब्लैक होती है। लेकिन वहीं अगर हम चले चले जाएं यमुना नदी में, तो यमुना नदी की जो बालू हमें देखने को मिलती है, वो जो बालू है वो आपको थोड़ी रेड कलर की दिखाई देगी, जिससे घर का निर्माण होता है। इसलिए गंगा में ज़्यादा खनन के कारण, गंगा अधिक, वो यमुना में अधिक खनन के कारण यमुना अधिक गहरी हो जाती है। ठीक है, बालू बहुत ज़्यादा निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यह काली कपास मिट्टी, इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी नाम जानते हैं। इसको रेगुर के नाम से भी जानते हैं, रेगुर, ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब देखें, फिर मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पे भगवान ने इनको क्या दे दिया, कपास। अब कपास से क्या बनता है, कपड़ा। अब कपड़ा बनेगा तो फिर कपड़े की इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा सा एमपी वाले पार्ट में लगा हुआ है, और चले जाएं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो ये कपड़े के विकास यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ सर जीन्स भी बनती है, सलवार सूट बनते हैं, साड़ियाँ खूब बनती हैं, और यहीं से सप्लाई हो जाती है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो जाती है। ठीक, देखिए ज्योग्राफी क्या से क्या करती है, कहीं की इकोनॉमी को भी तय कर देती है कि ज्योग्राफी, अभी हमने पीछे देखा था, पॉलिटिक्स देखा था, और कहीं की इकोनॉमिक भी कैसे गवर्न करती है। आगे देखें, फिर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यहाँ से, एवं विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र में हुआ है, बताया अभी मैंने, दक्षिणी पूर्वी गुजरात में हुआ है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी नाम लिया था, और थोड़ा सा पार्ट कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ से पूर्वी राजस्थान में हुआ है। ठीक है, लेकिन मेन रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा सा एमपी वाले क्षेत्र में आप बताएंगे। ठीक है, तो एमपी का मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मैं उज्जैन जा रहा था तब मैंने देखा था। ठीक है, आगे देखें, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करें सर, इसमें महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, अभी मैंने बताया। नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में यह 60 मीटर तक, ये गहरी गहरी हमको नहीं जानना है। ठीक है, बाकी बस दुनिया भर की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, जो काम का है वही पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, एक आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटराइजेशन मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे छन्नी की तरह क्या होता है, पानी छन छन के नीचे जाता है, और पानी जब पानी छन के नीचे जाता है तो उसके साथ क्या होते हैं, खनिज पदार्थ भी क्या होते हैं, घुल मिल करके नीचे चलते चले जाते हैं, और उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटराइजेशन। यहाँ देखें, लेटराइजेशन का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति, इस मिट्टी का निर्माण शुष्क एवं नम नम क्रमिक मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जहां वर्षा क्या होती है, सामान्यतः 200 सेंटीमीटर
से वार्षिक अधिक होती है। यह मिट्टी चट्टानों की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे लेटराइज चट्टानों का अपक्षयन, यहाँ पे अपक्षलन, अपक्षलन को ही इंग्लिश बोलते हैं लेटराइजेशन, लेटराइजेशन बोलते हैं। लेटराइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है। लेटराइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से अगर बारिश होती है तो इसके साथ जो यहाँ पे कण होते हैं वो इसके साथ क्या होते हैं, लोहे के, एल्युमिनियम के, इन सब कण कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं और अलग खनिज पदार्थ भी इसके नीचे चले जाते हैं। ठीक, समझिएगा। जिसके फलस्वरूप बालू एवं चूने अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं। मृदा के रूप में ये लोहा एवं एल्युमिनियम, एक मिनट मैं उल्टा बता गया, क्योंकि ये प्रोसेस हमने कहाँ देखी थी, लाल और पीली मिट्टी में देखी थी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लोहा अंश रह जाएगा। एक मिनट हो जाए, लेटराइजेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे खनिज, खनिज प्लस यहाँ पे जो चूना है उसकी मात्रा क्या होती है, वो छन के नीचे जाती है। फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा क्या रह जाएगा, आयरन के कण, एल्युमिनियम के कण, ये सब रह जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पे क्या है, लोहा और एल्युमिनियम होगी, यहाँ पे क्या होते हैं, इनके साथ मिक्सअप होके ये बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में लोहा और एल्युमिनियम तो है नहीं, इसलिए इनका कलर पीला, पीला कलर नहीं हो पाता, लाल हो पाती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी बनी बची उसको हम क्या बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। आगे देखें, विशेषता देखा जाए, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी शुष्क एवं कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इनकी जलधारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक, फिर देखें, निम्न भूमि पर पाई जाने वाली इस मिट्टी के साथ नम, चिकनी और दोमट मिट्टी भी मिलती है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और अपेक्षाकृत यह अधिक उपजाऊ होती है। तो कुल मिला के अगर हम दोनों पॉइंट की अगर बात करें तो ये दोनों पॉइंट क्या करने हैं, हमें नहीं पढ़ने हैं। ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी विशेषता में आगे बढ़ना है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ें, और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें पढ़ना है ये सब थोड़ा बहुत। ठीक है, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस में पोटास की कमी होती है। देखिए ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बोरिंग है, आपको लगेगा, आई होप, मान सकता हूँ मैं, लेकिन पूछा जाता है, क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही हम लोग। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। अम्लीय मिट्टी होने के कारण इसमें चाय की खेती की जाती है। अम्लीय मिट्टी होने के कारण चाय खेती की जाती है। अब चाय की खेती कहाँ होती होगी, फिर बोल रहा है यहाँ से, ये पहाड़ी क्षेत्र है। आप कहाँ चले जाइए, असम में, जहाँ वर्षा काफ़ी होती है, और इसी के साथ चले जाइए पश्चिम बंगाल में। जब इन दोनों क्षेत्रों में आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर जो पर्वतीय मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, और अम्लीय प्रकृति की मिट्टी में चाय की खेती होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें, इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की प्रधानता पाई जाती है। अभी हम देखा, मिट्टी अपक्षय या लिंचिंग, लीचिंग प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावित रहती है। फलस्वरूप इसमें चूने का अंश छन छन कर नीचे चला जाता है, बह जाता है। इस मिट्टी की बात करें कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में, अब इसमें क्या क्या बोया जाता है, मैक्सिमम क्या इसमें देखें, काजू। तमिलनाडु पश्चिमी घाट में ये पहाड़ियों चाय, इसमें चाय। केरल और दक्षिण कर्नाटक की घाट पर ये कहवा, कहवा मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे कॉफ़ी या टेपियोका एक प्रकार की घास और अन्य उष्णकटिबंधीय फसलें भी उत्पादित की जाती हैं यहाँ पे। मेनली हमें क्या जानना है, ये जानना था कि इस मिट्टी में क्या होती है, काजू मैक्सिमम मिलती है, काजू पैदा करते हैं, और कर्नाटक के जो घाट है वहाँ पे हम क्या पैदा करते हैं, कॉफ़ी या कहवा पैदा करते हैं। बस हमें यही जानना है, आगे बढ़ते हैं। इसी मिट्टी में मुख्य रूप से मूंगफली भी पैदा कर लेते हैं लोग, काजू भी मिलता ही है। ठीक है, रबर रबर छोड़ दीजिए, कॉफ़ी बता ही चुका, चाय बता ही चुका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी का प्रयोग मकान निर्माण के लिए प्रयोग में आने वाले ईंटों का निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूख करके क्या होता है, सख्त हो जाते हैं ये। ठीक है, आगे देखा जाए तो क्षेत्र मिले कहाँ सर हमको, इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, प्रदेशों की बात करें, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्रदेश में अगर हम देखें तो कई जगह पे ये केरल में भी देखने को मिलती, कर्नाटक, उड़ीसा, और इसी में देखें तो पठारी क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया, जहाँ जहाँ पानी की मात्रा खूब भरी होगी, ठीक है, रहती है। तो यहाँ देखें, मैंने आप लोग को बताया था आप लोग से कि इस वाले क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है,
वर्षा सबसे पहले मानसून आता है, फिर अगर इधर भारत में चले जाए तो यहाँ वर्षा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पानी का जमा हुआ रहता है, तो यहाँ पे लेटराइजेशन प्रोसेस होती है और यहाँ लेटराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी घाटों की हम बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में देखे ही हैं, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देखे ही हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जहाँ वर्षा की मात्रा या डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ के चलें हम लोग यहीं से, तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी की हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत हमें फेमस ही है, देखने को मिलता ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की, तो इस मिट्टी में पतली, दलदली एवं रंध्रयुक्त होती हैं, ठीक है, मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि सर ये कहाँ हमें देखने मिलेगी, तो मैक्सिमम हमें कहाँ देखने मिलेगा, इस वाले क्षेत्र की बात किए थे ना, यहाँ पे जब हमें हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यही तो आया था ना अपना। ठीक, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। पहाड़ी ढालों की तलहटी छिद्र में बलुई एवं कम उपजाऊ टरसीरी मिट्टी पाई जाती है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, बस केवल जानना क्षेत्र कहाँ पे है। यहाँ देखते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी वनस्पति के अंशों की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या उपजाऊ होती है। देखिए, जब अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र अगर होती है जो कम ढलान युक्त होगा तो यहाँ मिट्टी का जमाव हुआ होगा, तो यहाँ मिट्टी का जमाव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कुछ जगह खेती भी तो लोग करते हैं ना। कश्मीर में ऐसा तो है नहीं लोग खेती नहीं करते हैं, खेती तो करते ही ना लोग, ठीक है, ऐसे वाले क्षेत्रों में। ठीक, तो यहाँ मिट्टी का जमाव बहुत नीचे तक तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मिट्टी का जमाव क्या होता है यहाँ पे हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, ऑब्वियस है, पेड़ पौधे यहाँ पे वन अधिक मात्रा मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फूल पत्तियां अधिक गिरेंगी, कीट वीट ज़्यादा मिलेंगे, जानवर अधिक होंगे तो ह्यूमस क्या होगा, अधिक बनेगा। इसमें क्या होता है, ह्यूमस की अधिकता होती है और इसी कारण इसमें क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टियाँ कैसे होती हैं, अम्लीय, और इसी अम्लीयता को मैंने आप लोग को बताया था अभी असम और वहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले में कि हम क्या पैदा करते हैं वहाँ पे, चाय। ठीक, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। ठीक है, ढलान युक्त होती है तो यहाँ पे वर्षा होती है, वो बह करके कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। ठीक, ये मिट्टी अपर्दन की समस्या प्रभावित है। अपर्दन का मतलब क्या हुआ, जब ढलान से यहाँ बारिश तेज होगी तो क्या होगा, मिट्टी बह करके कट करके कहाँ चली जाएगी, इधर। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे है, देखिए भाई यहाँ से अब आता है लवड़ी यथा क्षारी मिट्टी। जब इनकी हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि सर ये कहाँ से आ गई। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत देश के, और भारत देश के इस वाले सेक्शन में अगर हम चले जाएं यहाँ से, यहाँ पे जब पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया, और इधर राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक, जब गर्मी अधिक पड़ेगी यहाँ से तो ये जमीन की गहराई की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पानी अपने साथ वाष्पित होगा, ये पानी वाष्पित हो जाएगा। पानी वाष्पित हो करके क्या करेगा, अंदर क्या मिलते हैं, यहाँ पे लवण पाए जाते हैं, लवण मतलब खनिज पाए जाते हैं, लवण जिसको हम बोलते हैं खनिज, खनिज इनके साथ आकर के सूख, ये तो ऊपर आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये जमा हो जाते हैं। एक तो ये शुष्क प्रदेशों में हुआ, शुष्क प्रदेशों में। और अब समझिएगा, जब हम क्या करते हैं सिंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें जहां सिंचाई अधिक होती है, देखिएगा जब हम बात करते हैं सिंचाई अधिक कर दें, जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें क्या था, जल अधिक था। और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में अगर हम चले जाएं तो ये लोग क्या करते हैं, सिंचाई अधिक मात्रा में कर दिए, सिंचाई अधिक मात्रा में ट्यूबवेल से कर दिए, तो यहाँ पे भी खनिज उपस्थित था, खनिज यहाँ उपस्थित था। और इन लोगों ने क्या किया, उसमें पानी यहाँ पे आ गया और पानी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, जो खनिज होगा यहाँ बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक, अब समझिएगा, इसी को समझना है। जब अब क्या करेंगे, अब इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इस मिट्टी में रेह, ऊसर, ऊसर या कल्लर के नाम से जानते हैं, रेह ऊसर कल्लर, ये याद रखिए पूछा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है, पहली बात। समुद्री तटीय क्षेत्रों में उच्च, अब देखिए लवणीय मृदा की हम बात कर रहे हैं तो इसकी कहाँ कहाँ मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ कहाँ मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेगा, इस वाले क्षेत्रों में भी। समुद्री तटीय क्षेत्र में उच्च ज्वार समय नमकीन जल की भूमि पर फैलने से इसका निर्माण हो जाता है, एक तो ये हमने देखा है।
शुष्क जलवायु प्रदेशों में एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण वहां कोशिका कोशिका कर्ण या कैपिलरी एक्शन के द्वारा, जो अभी मैंने इधर फिगर बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ से जो पानी जो होता है वो वाष्पित होकर के ऊपर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, खनिज यहाँ जमा होते हैं, तो लवणीय मृदा बनती है। ठीक है, इस वाले की हम बात कर रहे थे। ठीक, इस क्रिया द्वारा सोडियम नमक, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह में क्या होते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो कृषि होती है वो अच्छी नहीं हो पाती और मिट्टी कैसी होती है, तो लवड़ी होती है। ठीक, यह दक्षिण पंजाब हरियाणा में कारण क्या था, सिंचाई वाला कारण था, वो मैंने अभी बताया। राजस्थान वाला एरिया क्या है, बहुत शुष्क होता है। केरल के तटीय क्षेत्र वो सब समुद्र के किनारे हैं। सुंदरवन क्या है, समुद्र के किनारे हैं, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मैंने बताया। इसमें इसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब लवण है। ठीक है, जिप्सम मिला करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। वे वही जिप्सम है जिसमें आप चूने में मिलाते हो, सॉरी, जिसमें आप क्या करते हो, आप सीमेंट में मिलाते हैं। ठीक है, वही जिप्सम व्हाइट कलर का होता है, इसको बिखेर देते हैं तो इसका जो क्षारीपन होता है वो कम हो जाता है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और उसमें हम कृषि करते हैं। ठीक, आगे देखा जाए, आगे है, यहीं से बात करते हैं आगे, इसी में आगे चलें जब हम लोग। अब एक आता है मरुस्थलीय मिट्टी, सर कहाँ मिलेगी, तो मरुस्थल में मिलेगी। मरुस्थलीय मिट्टी होगी तो कैसी होगी, बलुई होगी। बलुई होगी सर उपजाऊ, कम उपजाऊ होगी, पानी होल्ड कर पाएगी, कम होल्ड कर पाएगी, रात में ठंडी हो जाएगी, दिन में गर्म हो जाएगी। ठीक है, देखें, ध्यान दीजिएगा, यह वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। इसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जो दो यहाँ से। इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस कमी होगी, ऑब्वियस है, वहाँ जीव जंतु कहाँ क्या करेंगे, वहाँ जा करके कीट पतंगे मिलवे नहीं करेंगे, और वहाँ पे नाइट्रोजन, जब वहाँ खेती ठीक से नहीं होगी और उसमें जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया होंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो कहाँ से खाक होगा। ठीक है, यहाँ देखें, यह एक क्षारीय गुण वाली मिट्टी है, बिल्कुल सही बात। सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवा करके इसे उर्वरक बनाया जा सकता है, सही, वो तो है ही है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसलिए इसलिए राजस्थान वाले एरिया में ज्वार अधिक मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि ज्वार को पानी कम चाहिए होता है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी में उग जाता है। ठीक है, मृदा मृदा पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पंजाब वाला एरिया सब बता चुका हूँ कि वहाँ पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब आइए, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट मृदा, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, पीट या जैविक मृदा। पीट मृदा, आप याद करें जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, हिमालय पर्वत और जब शिवालिक के पदीय पदार्थ इसमें बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग की नदी यहाँ से निकलती है और जा करके यहाँ से क्या करती है, मृदा का जमाव करती है, और ये एरिया बनता है तराई क्षेत्र। ये एरिया तराई क्षेत्र, यहाँ पे जो मिट्टी का जमाव होता है उसको हम बोलते हैं पीट मृदा बोलते हैं। ठीक, अब देखें, यह मिट्टी अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और यहीं पे पाए जाने वाले कोयले को हम बोलते हैं पीट कोयला। ठीक, यह मिट्टी रंग काली काली एवं बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा जीवाश्म के अंश पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, ऑब्वियस है, मृदा में क्या होंगे भाई, जीव जंतु मरते हैं, गलते हैं, और पेड़ पौधों के अंश इसमें खूब मिले, तो ह्यूमस ह्यूमस खूब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अधिक मात्रा में प्रकृति होती है और जीवाश्म के अंश अधिक मात्रा में पाए जा उपस्थित होते हैं, अतः इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। इस मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक, इस मृदा में फास्फोरस, एल्युमिनियम सल्फेट अधिक होते हैं। फास्फोरस क्यों होता है, जो जीव जंतु होते हैं उसमें भैया क्या होता है, हड्डी वड्डी होती है ना, तो फास्फोरस एल्युमिनियम सल्फेट के अधिक होने के कारण यह पौधों के विकास के लिए हानिकारक होती है। ठीक, समझिएगा, केवल यहाँ चावल और खेती ठीक से कर लीजिए, बड़ी बात होती है। इस मिट्टी में पोटास की कमी होती है, पोटेशियम तो वहाँ पे हम खाद डालते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः केरल हो गया, ठीक है, केरल हो गया, उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, जो तराई क्षेत्र, अल्मोड़ा जिला हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया, ठीक है, और पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब में क्या होती है, पाई जाती है। वो तो मैंने बताया जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई है, अगर आप उपस्थित हैं तो एक बार कमेंट करिए कि समझ में आई। कमेंट करिए। फिर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये हमने देख लिया था कहाँ कौन मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लें, बस इसके बाद अपना थोड़ा मृदा के पोषक एवं पौधों में उनके कार्य क्या होते हैं, मृदा गठन क्या होता है, इसको पढ़ लें, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। मृदा के संगठन में सम्मिलित पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग इसको इंपॉर्टेंट आज ये पढ़ लेते हैं। देखें, ध्यान दीजिएगा, मृदा के संगठन में अगर देखें तो यहाँ से ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कितने लगभग होते हैं, 5 से 10% होते हैं। खनिज पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, लगभग 40 से 45% होते हैं। मृदा जल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 25% होती है, और मृदा वायु की अगर बात करें तो इसमें लगभग 25% होती है। ये एक अगर देखा जाए तो जो मृदा उपजाऊ मृदा होती है उसकी बात कर रहा है, और ये कम ज़्यादा होते ही हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि जो हमारी हमारा भारत है, अब सब जगह टोपोग्राफी जो है वो उतनी तो सही है नहीं, तो इसमें ये देखा जाए तो एक मृदा बेस्ट मृदा की बात कर रहा है कि ये इतनी अगर उपस्थित हो तो यहाँ पे उपजाऊपन इसका बना रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व, अब ये आवश्यक तत्व जो हमारी मिट्टी में होने चाहिए वो कौन कौन से जो उपस्थित नहीं रहते हैं, और इनकी उपस्थिति अगर ना हो तो हम इनको क्या करते हैं, प्राथमिक पोषक और द्वितीयक पोषक और सूक्ष्म पोषक के रूप में इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे मिट्टी को चाहिए। और मिट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों को चाहिए होता है। प्राथमिक पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो फास्फोरस होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, पोटास होना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें अब सर ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन ये हमारी मिट्टी के साथ मिले होते हैं, घुले होते हैं। ठीक है, द्वितीय पोषक की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, अब जब ये सब उपस्थित नहीं रहते तो उनको हम बाहर से डालते हैं यहाँ पे खाद के रूप में। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं जिससे मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, मेलिप्रेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया। कुछ के नाम आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से मिट्टी में पौधों के लिए सूक्ष्म तत्व कौन से निम्नलिखित में है या नहीं है। मैग्नीज कुछ याद करने पड़ेंगे आपको, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया। कभी कभी आपसे यहाँ पे मेलिप्लेटिनम बोलाल्ट पूछ लेता है, ठीक है, कोबाल्ट पूछ लेता है। और बाकी रह के द्वितीय पोषक तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से अगर हम आगे बढ़ चले, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनका कार्य, क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। तत्व की बात करते हैं और इधर से इनका कार्य क्या है, ये पूछा गया है। फास्फोरस की अगर हम बात करें, जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण एवं शीघ्र फल पकने के लिए ये हमारे उपयोग आता है फास्फोरस। ठीक है, फिर दूसरे की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करते हैं, वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए। इसीलिए जिन पौधों में नाइट्रोजन नहीं मिलता है वो कीट भक्षी बन जाते हैं, और कीट से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जिससे घटपर्टी का पौधा। ठीक है, सुना होगा आप लोग ने, कीट भक्षी पौधे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पे नाइट्रोजन की उपस्थिति कम होती है। ठीक, फिर देखें पोटेशियम की बात किया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होता है और पानी का उचित अवशोषण करने में। फिर देखें कैल्शियम की अगर बात किया जाए तो यहाँ से कोशिका संरचना एवं विभाजन में होता है। फिर सल्फर है, सल्फर की बात करें तो प्रोटीन एवं तेल निर्माण में होता है। इसलिए जब आप देखें सल्फर की अगर हम बात करते हैं, प्याज में मिलता है, प्याज में और लहसुन में भी मिलता है, तो इसलिए उनकी जो गंध आती है वो तीक्ष्ण आती है और हमें आंख में प्याज भी लगती है। ठीक है, कहते हैं रोने लगे हैं। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, पौधे में लोहे के अवशोषण में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया बायो में। ठीक है, कि क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है, याद करिएगा, Mn नहीं होता, ये Mg है, Mg मैग्नीशियम है। ठीक है, फिर आयरन की बात करें तो ये क्या होता है, श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में होता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए मॉलिब्डेनम की बात करें, दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में होता है। कोबाल्ट की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 के निर्माण में। ये जो नीचे वाले तत्व हैं ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले कुछ तत्व हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन दो बचे हैं और देख लें, सोडियम है, सूखा प्रतिरोध में वृद्धि और स्टोमेटा के खोलने में सहायता करता है। स्टोमेटा, ये वही स्टोमेटा है जो पत्ती में अगर देखें, जो पत्ती ऐसे होती है, इन पत्तियों की अगर हम बात करें, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको हम एस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक, और इसी एस्टोमेटा में जूम करके अंदर जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे जो धूप हमारी पड़ती है तो यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और वहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ देखें सोडियम। फिर देखें जिंक, पूछा गया क्वेश्चन जिंक के लिए, एंजाइम सक्रियता में एवं प्रोटीन संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। ठीक, अब बस एक और लास्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये भी क्वेश्चन इससे आते हैं,
कि भाई यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन के रूप में कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मृदा गठन के वर्ग एवं व्यास। यहाँ से मृदा के टाइप दिए होते हैं और इनका जो व्यास होता है वो आपसे मैच कराने के लिए भी आता है, और कभी कभी आपसे ऐसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन सा गलत है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन सरदर्दी बन जाता है, फिर याद रखिएगा। जैसे बालू की अगर हम बात करें तो उसका व्यास क्या होना चाहिए, 2 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होना चाहिए, मिलीमीटर। बहुत मोटी बालू की अगर हम बात करते हैं तो कितना, 1 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर बालू तक बात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा होना चाहिए, ये बालू यहाँ नीचे आना चाहिए। बहुत मोटी होगी तो बड़ी होगी ना, उससे कण बड़े होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए हमें याद क्या करना है, जो मैं बताऊं सुन लीजिएगा। आपको ये याद करना है, ये याद करना है, और एक बालू का व्यास याद करना है। बीच वाले छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, बीच वाले आप लोग छोड़ सकते हो, ये बीच वाले छोड़ सकते हैं। बालू का याद कर लीजिए कि 2 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। जो गाद होती है, सिल्ट होती है, कीचड़ होता है, उसकी अगर हम बात करें तो 0.05 से लेकर 0.002 मिलीमीटर होता है, इतने सूक्ष्म होते हैं। और मृतिका की बात करें, क्ले, क्ले की बात किया जाए तो ये इससे भी कम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि फिर इसमें पानी होल्डिंग कौन अधिक कर पाएगा, तो जो सबसे सूक्ष्म होगा, तो मैक्सिमम वाटर की होल्डिंग जो होगा, वाटर की होल्डिंग जो होगा वो ये करेगी, इसके बाद ये करेगी, और सबसे कम कौन करेगा, बालू करेगा। मतलब अगर इन सब को हम अगर हाथ में ले लें, ठीक है, तो पानी होल्ड कौन कर पाएगा उस मिट्टी पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर पाएगी, फिर ये कर पाएगी, फिर वो कर पाएगा। ठीक, सबसे कम बालू। ठीक है, तो ये आपका मृदा चैप्टर रहा जिसको मैंने यहाँ पे आपको फिनिश किया है। ठीक है, मृदा चैप्टर। इसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग चाहे तो कृषि देख लेंगे, और या तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भारत की जलवायु को देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो आपके अगर पूछने हैं पूछ लीजिए, अदरवाइज अपना चैप्टर मैंने आपको यहाँ से फिनिश किया है। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लीजिए। क्लियर सबको यहाँ से? चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।